हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें तथा साथ ही दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन हमारा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आज का एक मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा। जो देखा था ख्वाब खुली आँखों से, एक कदम ही सही रोज़ उसकी तरफ जाना है। थक मत, बैठ मत, हार मत, अभी तो तुझे बुलंदियों को पाना है। इसी उत्साह के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इतना ही खुशी के साथ आज किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण, जो हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 मार्क्स का आते रहता है, यहाँ हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि पर्यावरण से आप सभी अवगत होंगे। पर्यावरण जो है 2 शब्द परि जोड़ आवरण से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारे चारों तरफ का वातावरण। इसमें जैव घटक भी हो सकते हैं और अजैव घटक भी हो सकते हैं। जैव घटक और अजैव घटक। अजैव घटक कहने का मतलब है जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे अगर हम बात करें भूमि, गगन, वायु, नील यानी जल, और दूसरी तरफ जैव घटक की बात करें तो जितने भी सजीव पदार्थ हैं, चाहे वो पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब को जैव घटक और दूसरे अजैव घटक। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन में एक बैठक हुई 1972 में। उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सी है? सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत कौन सी है? सूर्य है। जैव घटक को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है वनस्पति, जो पेड़ पौधे होते हैं, और दूसरा पशु पक्षी, जीव जंतु। जो वनस्पति होते हैं उसी को हम लोग फ्लोरा के नाम से भी जानते हैं, और जो जीव जंतु होते हैं उनको हम लोग फूना के नाम से जानते हैं। जो भी जीव जंतु हैं वो देखते होइएगा दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं। इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज़, जो विलुप्त होते जा रहे हैं जो भी पशु पक्षी या जीव जंतु, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, एक डाटा रखा जाता है, जिस डाटा का नाम होता है रेड डाटा बुक। जो भी पशु पक्षी या जानवर विलुप्त हो चुके हैं या होने की कगार पे हैं, उनको रेड डाटा बुक में नामांकित करके रखा जाता है। और इसी जीव जंतु या फिर पशु पक्षी को बचाने के लिए उद्देश्य से 2 प्रावधान अपनाया गया है। एक है इन सीटू और दूसरा है एक्स सीटू। इन सीटू कहने का मतलब है पशु पक्षी को उनके प्राकृतिक आवास पे ही सुरक्षा प्रदान करना, इन सीटू कहलाएगा। और दूसरा एक्स सीटू यानी कि उनको कृत्रिम आवास देना। कृत्रिम आवास के द्वारा अगर हम किसी पशु पक्षी को, जीव जंतु को अगर सुरक्षा प्रदान करते हैं तो वो एक्स सीटू कहलाएगा, और अगर प्राकृतिक आवास में सुरक्षा प्रदान करते हैं तो इन सीटू कहलाएगा। जो अजैव घटक हैं, यानी कि जो भी अजैव घटक, जैसे अगर गगन है, भूमि है, जल है, तो इन सारे चीज़ों को ईश्वर ने अपने अनुसार अरेंज किया है, लेकिन हम लोगों ने इसका मानवीकरण कर दिया है, जिसके कारण इसका दोहन हो रहा है और विभिन्न वैश्विक मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कि बात करें ग्रीन हाउस गैस, ओजोन क्षय, जिसको ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह प्रभाव, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, इन सारी चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। इन सारे टॉपिक को एक एक करके बारी बारी से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहला ही टॉपिक हम शुरू करते हैं, हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है?
तो इसकी संकल्पना सबसे पहले जोसेफ फूरियर ने दिया। और पृथ्वी का जो औसत ताप होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर पृथ्वी पर CO2 नहीं हो तो जो पृथ्वी का तापमान होगा वो -18 डिग्री सेल्सियस होगा। और जो हरित गृह गैस हैं उनके लिए जिम्मेदार गैस कौन कौन है, ये एग्ज़ाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है कि सबसे जो अधिकतर उत्तरदायी गैस है CFC के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा मीथेन और तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये प्रकृति में कितने मात्रा में पाया जाता है और ये ग्रीन हाउस गैस के लिए कितना जिम्मेदार गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे अधिक यानी कि 60% अकेला जिम्मेदार होता है और ये वायुमंडल में मात्र केवल 0.03 से 0.04% पाया जाता है। और इसी के कारण आज कौन सी देखना पड़ रहा है? भूमंडलीय तापन, सार्वत्रिक तापन या सार्वत्रिक उष्णता, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। एक चीज़ आगे हम लोग पढ़ रहे हैं मीथेन के बारे में। दूसरा जो घटक है वो कौन सी है? मीथेन। इस मीथेन की खोज जो की है अलेसांद्रे वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की है, अलेसांद्रे वोल्टा। और दलदल से निकलने के कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, CNG भी कहा जाता है, PNG भी कहा जाता है, नेचुरल गैस भी कहा जाता है। यानी कि मार्स गैस पूछे या CNG कहे या PNG कहे या नेचुरल गैस कहे, सब किसका नाम है? मीथेन गैस का ही नाम है, मीथेन का ही नाम है। CNG जो गाड़ी में यूज किया जाता है आजकल, PNG यानी विकसित शहरों में विकासशील जगहों पर ये घर घर पाइप के द्वारा गैस पहुंचाया जाता है, इसीलिए इसको PNG के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो मीथेन गैस निकलने का मुख्य स्रोत क्या क्या होता है। उसका ऑप्शन में आपको विभिन्न ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा कोयले की खान से, गाय की जुगाली से, गोबर से, आर्द्र भूमि से और धान की खेती से भी कौन सी निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। ठीक है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपका आ रहा है वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये पूछा जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान में रखना है EPA के द्वारा जारी किया जाता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, इसी के द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें मुख्यतः 8 प्रदूषक को शामिल किया गया है। कितने प्रदूषक को? 8 प्रदूषक को। वो हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और ओजोन। और 2 कण हैं, जो एक है PB सीसा और दूसरा PM पार्टिकुलेट मैटर। ये पार्टिकुलेट मैटर 2 प्रकार के हैं, एक 2.5 माइक्रोमीटर और दूसरा 10 माइक्रोमीटर। 2.5 माइक्रोमीटर वाले पार्टिकल एक वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में 15 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10 माइक्रोमीटर वाले पार्टिकल एक यूनिट वॉल्यूम में 40 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन क्षय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ओजोन क्षय, इसकी खोज 1913 में फेवरी एवं क्यूसन नामक वैज्ञानिक ने किया। इसका जो रंग होता है वो नीला होता है, इसका गंध सड़ी मछली की तरह होता है, इसका जो अणुसूत्र होता है O3 होता है। मोटाई मापने का पैमाना यानी कि जो ओजोन क्षय है उसके मोटाई मापने का पैमाना जो है डॉप्सन में मापा जाता है। एक डॉप्सन 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। इसी को 0.01 mm भी कहा जाता है। ठीक है। ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, वो किस मंडल में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है समताप मंडल में पाया जाता है। इसी को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। किस मंडल में? समताप मंडल में पाया जाता है।
और ये समताप मंडल पृथ्वी से 10 से 80 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ठीक है। ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। कब यह निर्णय लिया गया? तो 1995 में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ये लाइनिंग दिखाई दे रहा है ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। ठीक। और यहाँ पृथ्वी के बीचों बीच से ध्रुव, जिसको हम लोग पोल के नाम से जानते हैं। ठीक है। आपसे क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, इसकी मोटाई कहाँ अधिक होती है? इक्वेटर पे यानी विषुवत रेखा पे कि पोल पे, ध्रुव पे? तो आपको ध्यान में रखना है कि क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है वो इक्वेटर पे अधिक होती है। कहाँ अधिक होती है? इक्वेटर पे अधिक होती है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछे कि समताप मंडल की मोटाई कहाँ अधिक होती है, ध्रुव पे अधिक होती है कि इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे अधिक होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि समताप मंडल की मोटाई ध्रुव पर अधिक होती है। चूँकि जो समताप मंडल है 10 से 80 किलोमीटर फैला हुआ है, ध्रुव पे यहाँ देखिएगा तो क्षोभ मंडल को 8 माइनस कीजिएगा तो यहाँ का जो क्वांटिटी होगा लगभग 72 के पास आसपास आएगा, और यहाँ 16 माइनस कीजिएगा तो ये लगभग 64 के करीब आएगा। तो ध्यान रखिएगा समताप मंडल की मोटाई कहाँ अधिक होती है? ध्रुव पे अधिक होती है, जबकि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पे अधिक होती है। चलिए उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ओजोन परत का कार्य, क्या कार्य है ओजोन परत का? तो जो ओजोन परत है उसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है? देखिए जो भी सूर्य से किरणें निकलती हैं, चाहे वो दृश्य किरणें हो और रक्त किरणें हो या पराबैंगनी किरणें हो, इन सारी रूपों में सूर्य की किरणें निकलती हैं। और जो ये पराबैंगनी किरण है ये 3 प्रकार की होती है, ABC। अगर ये पराबैंगनी किरण कम मात्रा में पृथ्वी पर पहुँचे तो इसी किरण से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर ये पराबैंगनी किरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुँचे तो इसी से हमें कैंसर रोग की बीमारी होती है। यानी कि आप समझ लिए होइएगा कि ओजोन परत जो है पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण को आने से रोकता है, जिससे हमें स्किन कैंसर नहीं हो सके। ठीक है। ओजोन छिद्र, ओजोन जो छिद्र है 1985 में इसकी संकल्पना की गई। जो ओजोन रिक्तीकरण पदार्थ हैं यानी ओजोन डिप्लेशन सबस्टांस जो हैं वो किसी का भी क्लोराइड हो सकता है, किसी का भी ब्रोमाइड हो सकता है, या प्रशीतक जो कूलिंग एजेंट है, कूलिंग का कार्य करता है प्रशीतक, उसमें जो फ्रियोन होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ओजोन डिप्लेशन से क्या परिणाम हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा त्वचा रोग हो सकता है। एक पॉइंट है यहाँ पे TOMS, याद रखिएगा TOMS, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। जो ये स्पेक्ट्रोमीटर है इसी के द्वारा, ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसी के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है और इसका यूनिट होता है डॉप्सन। ठीक है। भूमध्य रेखा पर जो ओजोन परत की मोटाई होती है वो 240 डॉप्सन होती है। निम्बस 7 आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्बस 7 क्या है, ये क्या कार्य करता है? तो याद रखिएगा ये पहला उपग्रह है जिसके द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ठीक है। 200 डॉप्सन से अगर किसी जगह पे मोटाई कम होती है उसी को हम लोग ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन ह्रास जो है यानी ओजोन डिप्लेशन है उसके रोकने का बहुत सारा प्रयास किया गया है। सबसे पहला प्रयास जो है वियना सम्मेलन 1885 में किया गया। ये जो वियना है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कई बार यही पूछ लेता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बात याद नहीं रखना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कनाडा का शहर है जिसमें इस बैठक में देश के नहीं बल्कि दुनिया के
46 देशों ने भाग लिया और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे वो उसको हम लोग फेजिंग आउट के रूप में बाहर निकालेंगे, ठीक है। और आज इसमें लगभग देश के नहीं दुनिया के 196 देश शामिल हैं। 1995 तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 1995 तक 20% CFC के उत्पादन को कम करना है और 2000 तक 50% तक CFC के उत्पादन को यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करना है। तीसरा, 10वीं सालगिरह पर वियना में ही 1995 में एक बैठक बुलाई गई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए आपके समझ के ऊपर जहाँ तक आप पढ़ें उसके आधार पर, और ये कई एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे रेलवे, SSC या GD वगैरह एग्ज़ाम में, या फिर BPSC का जो टीचर वाला एग्ज़ाम है, उन सभी में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। CO2 बढ़ने पर किसी ग्रह का तापांतर क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ तापांतर पूछ रहा है, यानी ताप में अंतर, दिन और रात के ताप में अंतर। देखिए, जब CO2 बढ़ेगा तो जो भी सूर्य से ऊष्मा आएगी वो पृथ्वी पर और यहाँ से जाने नहीं देगा। CO2 बढ़ जाएगा तो पृथ्वी से ऊष्मा को जाने नहीं देगा, तो रात में भी ताप बनी रहेगी, जिसके कारण दिन और रात का तापमान घटेगा। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा घटता है, ठीक है। समझ गए होइएगा, उम्मीद करते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर विचार करें। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय और ज्वालामुखी। उपरोक्त में से कौन सी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है? जोड़ने का कार्य कौन करती है? तो समझने वाला क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रटा रटाया क्वेश्चन नहीं है। अगर आप रटा रटाया क्वेश्चन से समझते हैं कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो ये आपका भ्रम है। उससे बाहर निकलिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सी क्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है यानी कि बढ़ाती है। तो प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं सकता, तो जिस भी ऑप्शन में एक होगा वो तो ऑप्शन होने वाला नहीं है। तो यहाँ 1 और यहाँ 4 ऑप्शन सीधे आपको दिख गया, ये हो नहीं सकता है। तो आपका ऑप्शन बचा कौन? ये B हो सकता है या फिर C हो सकता है। तो देखिए, श्वसन क्रिया में हम जानते हैं क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी छोड़ना यानी कि बढ़ रहा है। उसी तरह से जैव पदार्थ के अपक्षय से भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, और इस तरह से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका C नंबर हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है श्वसन क्रिया के द्वारा भी, जैव पदार्थ के अपक्षय के द्वारा भी और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कई एग्जाम में आ चुका है। आप लोग सेट बनाते होइएगा तो इस क्वेश्चन से आप लोग परिचित होंगे ही। देखिए, कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें आपका एक डॉप्सन हो सकता है, या फिर डॉप्सन नहीं रहे तो स्पेक्ट्रोमीटर, इससे भी मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि यदि पृथ्वी पर CO2 गैस नहीं होता तो दैनिक तापांतर में क्या होता? अगर पृथ्वी पर CO2 गैस नहीं होता तो दैनिक तापांतर में क्या होगा, समझिए। तो देखिए, अगर CO2 नहीं होता तो सूर्य से ऊष्मा जो आती और पृथ्वी पर पहुंचती और यहाँ से फिर रिटर्न तुरंत हो जाती, यानी शाम होते होते फिर मौसम ठंडा हो जाता है, यानी दिन और रात का अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि तापांतर में क्या हो जाती? वृद्धि हो जाती। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी सजेशन या सुझाव हो
तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।